Hi friends, welcome to the channel JIB and CIB Made Simple. So today we are going to start our new series of video lecture which is based on theory explanation of module number D. दोस्तों जैसा कि हमने देखा है कि IIBF के द्वारा जो क्वेश्चन पैटर्न पूछा जा रहा है BFM में उसमें कुछ बदलाव आए हैं, तो ज़रूरी है कि हम लोग जो रिसेंट पैटर्न है उसके हिसाब से अपने प्रिपरेशन को मोल्ड करें। तो इसी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए एक स्पेशल सीरीज बना रहा हूँ वीडियोज़ का, जिसमें आपको सेपरेटली थ्योरी वीडियोज़ और MCQs वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे और ये आपका यूनिट वाइज रहेगा। जैसे कि आज हम लोग यूनिट नंबर 26 को कवर करेंगे और सारा देखिए पैटर्न ये रहा है कि मैकमिलन बुक के हर एक लाइन से सवाल पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक एक लाइन से कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और उसके बेसिस पे MCQs प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ दोस्तों मॉक टेस्ट और डेली क्विजेज आपके लिए शुरुआत किया जा रहा है। हर एक दिन आपको डेली क्विजेज मिलेगा हमारे चैनल पे JIB and CIB मेड सिंपल के ऐप पे आपको डेली क्विजेज देने की दे सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स आप हमारे इस पार्टिकुलर कोर्स में हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं डेली क्विजेस को देने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग यूनिट नंबर 26 के थ्योरी पोर्शन को, जो कि बेस्ड है कंपोनेंट्स ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी इन बैंक बैलेंस शीट एंड देयर मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स सबसे पहला पॉइंट है एसेट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट के बारे के रिगार्डिंग पहला पॉइंट बताया जा रहा है, इट इज अ ग्रोइंग फोकस इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ALM को आप ऐसे समझिए कि एक फाइनेंशियल बैलेंसिंग एक्ट है। यू कैन सी ALM मतलब एसेट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट होता है। सो दिस इज जस्ट लाइक अ फाइनेंशियल बैलेंसिंग एक्ट। अब ये इसको बैलेंसिंग एक्ट क्यों कहा जा रहा है, देखिए मैं समझाता हूँ। देखिए ये जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, इनको ये श्योर करना पड़ता है कि उनके पास पैसा हो। पैसा होना मतलब क्या होना, पैसा बताइए एसेट है या लायबिलिटीज, ऑब्वियसली एसेट हो। मतलब उनको ये श्योर करना है कि उनके पास एसेट हो ताकि वो कवर कर पाए अपने लायबिलिटीज को, सो दैट दे कैन कवर देयर लायबिलिटीज, ताकि कोई फाइनेंशियल ट्रबल ना आए। राइट, प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल ट्रबल को अवॉइड करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्या करना पड़ता है, ये श्योर करना पड़ता है कि उनके पास एसेट हो ताकि वो अपने लायबिलिटीज को कवर कर सकें। राइट, so this is the crux of asset and liability management. It is a top priority for financial institution due to its critical role in managing financial risk. तो दोस्तों ALM को समझिए कि एक फाइनेंशियल बैलेंसिंग एक्ट है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ये श्योर करना है कि उनके पास पैसा हो यानी एसेट हो ताकि वो अपने लायबिलिटीज को कवर कर पाए, जिससे हमारा किसी तरह का फाइनेंशियल ट्रबल नहीं आए। उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है वो है मल्टी फैसेटेड अप्रोच। क्या मतलब हुआ कि ALM के अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं। अब पहला एक्टिविटीज क्या है, गोल सेटिंग। मतलब गोल सेटिंग का मतलब कि आप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल को सेट कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपको एक बड़ा सा कोई चीज परचेज करना है। राइट, यू हैव टू परचेज समथिंग बिग, तो यू हैव टू डू बिग परचेज। उसके लिए आप सेविंग कर रहे हैं, तो ये आपका क्या होगा, लॉन्ग टर्म गोल ही होगा ना। सो दिस इज कॉल्ड गोल सेटिंग। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है हमारा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि आप प्लान कर रहे हैं फ्यूचर के बारे में, यू आर प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। ठीक है, और साथ ही साथ फ्यूचर के बारे में प्लान तो कर रहे हैं, लेकिन जो रिस्क इन्वॉल्व है, व्हाट आर द पोटेंशियल रिस्क इन्वॉल्व, और उन सभी रिस्क को मैनेज भी कर रहे हैं। यू आर प्लानिंग एंड ऑल्सो मैनेजिंग दोज रिस्क। तो दोस्तों ALM के अंदर कौन कौन से एक्टिविटीज है मैं फिर से रिपीट कर दूं। सबसे पहला एक्टिविटीज है आपका गोल सेटिंग, यानी गोल को सेट करना। राइट, लॉन्ग टर्म गोल को डिफाइन कीजिए और फिर गोल को सेट कीजिए। सो फ्रेंड्स ये जो मल्टी फैसेटेड अप्रोच है हमारा ALM का, उसके अंदर कौन कौन से एक्टिविटीज आते हैं आप देख सकते हैं। पहला एक्टिविटीज आता है गोल सेटिंग, यानी दोस्तों गोल को सेट करना। दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटी। इसका मतलब इसमें क्या होता है दोस्तों कि हम जो है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल को सेट करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में क्या होता है कि हम फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं और साथ ही साथ दोस्तों हमारा जो पोटेंशियल रिस्क है उसे कंसिडर करते हैं और मैनेज करते हैं। तो फ्यूचर के लिए प्लान कैसे करेंगे, हमारे पास जो अभी रिस्क है उसे कंट्रोल करके, उसको मैनेज करके। नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट मैनेजमेंट। प्रॉफिट मैनेजमेंट का मतलब आप प्लान्स क्रिएट करते हैं ताकि पैसा बना सकें जो कि आपके ओवरऑल स्ट्रेटजीज में फिट करे, अलाइन हो। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रॉफिट मैनेजमेंट। नेक्स्ट होता है हमारा रेट सेंसिटिविटी मैनेजमेंट। इसका क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट सेंसिटिविटी मैनेजमेंट। रेट सेंसिटिविटी मैनेजमेंट का मीनिंग है कि आप प्रोएक्टिव रहें। जब भी आप इंटरेस्ट रेट के चेंजेस के साथ डील करें तो आप वहां पे प्रोएक्टिव रहें। यू प्रोएक्टिवली मिटिगेट द रिस्क फ्रॉम इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन।
तो देखिए जो भी हमारा इंटरेस्ट रेट में चेंज होने के कारण जो भी रिस्क आ रहे हैं, ठीक है, उसे मिटिगेट करना, प्रोएक्टिवली मिटिगेट करना, ताकि फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन से अपने आप को बचा सकें। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स हैं। अब बात करते हैं हम लोग शिफ्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। सो लेट्स टॉक अबाउट शिफ्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दोस्तों एएलएम जो है पहले क्या होता था, पहले के समय पास्ट में जो फाइनेंशियल बैलेंसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी था ना, वो किसके हाथ में था, वो था ट्रेजरी डिपार्टमेंट के हाथ में। तो जो हमारा फाइनेंशियल बैलेंसिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो थी किसके हाथ में, ट्रेजरी डिपार्टमेंट के हाथ में। ठीक है, अब जरा ये हमारा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो गया, मतलब ट्रेडिशनली एएलएम फंक्शन जो है ट्रेजरी के द्वारा हैंडल किया जाता था या दूसरे फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिक डिपार्टमेंट के द्वारा हैंडल किया जाता था। अब देखिए यहाँ पे एक डेडिकेटेड स्ट्रक्चर आ चुका है। क्या हुआ है दोस्तों, आज के समय में इंस्टीट्यूशन जो है एक स्पेशल टीम बना रही है जिनका फोकस इसी बात पे होगा, फाइनेंशियल बैलेंसिंग पे। एक स्पेशल टीम बना रही है किसके लिए, फाइनेंशियल बैलेंसिंग के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया जा रहा है। और इनमें दोस्तों लोगों का समूह होता है जो कि डेडिकेटेड होते हैं कि वो एसेट और लायबिलिटी को मैनेज करें। तो यही है डेडिकेटेड स्ट्रक्चर कहा जा रहा है कि दिस कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल हु एक्टिवली मैनेज एसेट्स एंड लायबिलिटीज। Please remember this point. So they have dedicated structure. Okay, dedicated ALM department है, committees है किसी financial institution के अंदर। और next point है हमारा enhanced authority। ये point देखिए यहाँ लिखा गया है इनहांस्ड अथॉरिटी। इसका क्या मतलब क्या होता है, ये जो कमिटीज होते हैं ना, इनका सिग्निफिकेंट पावर होता है। कहाँ सिग्निफिकेंट पावर होता है, पहला है एसेट लायबिलिटी मिक्स में, यानी ये डिसाइड करना कि पैसा कहाँ जा रहा है, क्या हम स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, या हम उसे सेफर ऑप्शन में रख रहे हैं, वेदर वी आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक और वेदर वी आर कीपिंग इन सेफर ऑप्शन। ठीक है, तो ये होता है हमारा एसेट लायबिलिटी मिक्सर, मतलब डिसाइड करते हैं कि पैसा कहाँ जाएगा, स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे या हम इसे सेफर ऑप्शन में रखेंगे। दिस कॉल इन्फ्लुएंसिंग द एलोकेशन एंड कंपोजिशन ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटीज। केवल एसेट का ही नहीं, लायबिलिटीज का भी। और स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि आप उन सभी एक्टिविटीज को रोकेंगे जो कि आपके ओवरऑल प्लान से फिट नहीं कर रहा है। देखिए हमारा ओवरऑल प्लान क्या है, फाइनेंशियल रिस्क को अवॉइड करना। तो हमारा ओवरऑल प्लान है फाइनेंशियल रिस्क को अवॉइड करना। तो हमारे पास हमको क्या करना है, हर एक वो चीज, हर एक वो गतिविधियां को हमें रोकना है जो कि हमारे इस ओवरऑल प्लान से अलाइन नहीं कर रहा हो। तो ये दो चीज ध्यान रखिएगा कि दिस टू आर, हम अथॉरिटी जो है, ये सभी कमिटीज जो है ये कहाँ काम करेगी, एसेट लायबिलिटी मिक्सर में और स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट में। अब तो दोस्तों कहने का मतलब क्या हुआ कि जो एएलएम है ना, ये एक फाइनेंशियल सीसॉ है। सीसॉ आप जानते हैं ना, ठीक है। तो एएलएम एक फाइनेंशियल सीसॉ है, इसमें आप श्योर करते हैं कि आपके पास एनफ हो एक साइड में, ठीक है, ताकि आप बैलेंस कर सके कि दूसरे साइड में क्या है। तो ये चीज है। अब जब हम बात करते हैं कि हमारे बैंक बैलेंस शीट के की कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, सो पहला है हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। देखिए दोस्तों, सरकार ने एक नियम बनाया है सभी बैंकों के लिए कि उन्हें दिखाना है कि कितना पैसा उनके पास है और कितना और कैसे वो उसे यूज करते हैं। वही कह रहा है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 मैंडेट्स ऑल कमर्शियल बैंक टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये देखिए, ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि आखिर कौन सा एक्ट है जिसमें बैंकों को मैंडेटरी कहा गया है कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करें। तो याद रख लीजिए, सेक्शन 29 है बीआरए का, और ये चीज है, ये ध्यान रखना है। तो बेसिकली ये सभी फॉर्म्स हैं जो कि फिल आउट किए जाएंगे और सरकार गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगी इनके लिए। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर एंड पर्पस, ठीक है। तो ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क समझ में आया। स्पेसिफिक फॉर्म्स होते हैं जो कि 3rd शेड्यूल में लिखे गए हैं। तो 2 पॉइंट याद रख लीजिए, पहला है कौन सा सेक्शन है, तो सेक्शन नंबर 29 है, किसका है, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का है। और तीसरा है, दूसरा पॉइंट क्या याद रख लीजिए कि कौन सा शेड्यूल में है, इस एक्ट के 3rd शेड्यूल में है, क्योंकि यहां से सवाल बन सकता है, ठीक है। सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन फ्रॉम विच क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, सो प्लीज ट्राई टू focus on the each and every point which I am discussing right now। उसके बाद दोस्तों क्या पॉइंट कहा जा रहा है कि स्ट्रक्चर एंड पर्पस की बात कर रहे हैं। तो समझिए कि एक बैंक का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट होता है ना, वो समझिए कि एक मनी मैप है, दैट इज जस्ट लाइक अ मनी मैप। ओके, तो ये आपको बताता है कि बैंक जो है, बैंक को कहां से पैसा आ रहा है, ठीक है, मतलब फ्रॉम वेयर बैंक्स। देखिए यहाँ पे सोर्स और यूजर फंड है ना, तो सोर्स मतलब बैंक को कहां से पैसा आ रहा है। अब सोर्स के अंदर क्या क्या आएगा, लायबिलिटीज आएंगे और नेट वर्थ आएंगे, राइट। तो सोर्स के अंदर लायबिलिटीज आएगा और नेट वर्थ आएगा।
और यदि यूजेस की हम बात करें तो यूजेस का मतलब कि वो पैसे को कहाँ डाल रहा है, ठीक है, ज़्यादा, ताकि ज़्यादा पैसा कमा सके, यानी एसेट, ठीक है। तो सोर्स में आपका लायबिलिटी या नेटवर्थ आएगा कि कहां से पैसा आ रहा है बैंक को, और यूजेस का मतलब कि जो पैसा आ रहा है उसको कहां वो यूज कर रहा है, ठीक है। तो ये दो चीज होता है। तो बेसिकली जो बैंक का फाइनेंशियल रिपोर्ट होता है वो बताता है कि बैंक को पैसा कहां से आ रहा है, यानी बैंक की लायबिलिटीज कहां है, नेटवर्थ क्या है, और कहां पे वो पैसा पुट कर रहा है। अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं की एलिमेंट्स की। तो की एलिमेंट में सबसे पहला एलिमेंट आता है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में क्या आता है, डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर। तो इसको ऐसे समझिए कि जो पैसा जो लोग ट्रस्ट करते हैं कि बैंक को सेफ रखेंगे, ठीक है, थिंक ऑफ इट एज अ मनी दैट पीपल ट्रस्ट द बैंक टू कीप इट सेफ। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपका सेविंग अकाउंट में पैसा है, तो ये आपका डिपॉजिट हो गया ना कस्टमर से, तो ये एक तरह का लायबिलिटी हो गया बैंक के लिए। दूसरा है बोरोइंग फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशन। जैसे होता है ना कि बैंक जो है बोरो करती है दूसरे बैंक से ताकि ज्यादा फंड हो देने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। तीसरा होता है अदर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, मतलब कोई दूसरा पैसा जो कि बैंक जो है उधार पे ली हुई है, ठीक है। तो ये सभी आते हैं। तो लायबिलिटीज में क्या क्या आते हैं, डिपॉजिट्स आता है, ठीक है, द फर्स्ट पॉइंट इज डिपॉजिट, सेकंड पॉइंट इज बोरोइंग, दूसरा आता है अदर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, अदर ऑब्लिगेशन आप कह सकते हैं। सो दीज थ्री आर द इंक्लूडेड अंडर लायबिलिटीज पर पार्ट। चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेटवर्थ की। नेटवर्थ को समझिए दोस्तों। देखिए सबसे पहला नेटवर्थ के अंदर आता है कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ऑनर, यानी दोस्तों जो पैसा बैंक के ऑनर ने, बैंक के जो ऑनर हैं और बैंक के जो शेयर होल्डर हैं, ठीक है, तो ऑनर या शेयर होल्डर के द्वारा जो पैसा रखा जाता है उसे हम लोग कहते हैं कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ऑनर। और दूसरा होता है रिटेन्ड अर्निंग फ्रॉम ऑपरेशन। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है कि बैंक अपना बिजनेस ऑपरेशन करेगी तो उससे कुछ प्रॉफिट जरूर होगा, तो उस प्रॉफिट को हम लोग रिटेन अर्निंग के अंदर कहते हैं, राइट। वो प्रॉफिट कहाँ पे आता है, रिटेन अर्निंग आता है। जो प्रॉफिट जो है बैंक अपने बिजनेस ऑपरेशन से रखती है उसे हम लोग कहते हैं रिटेन अर्निंग फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये दोनों चीज हमारे नेटवर्थ के पार्ट होते हैं। तीसरा होता है हमारा एसेट। एसेट में सबसे पहला आता है लोन टू कस्टमर, यानी जो पैसा बैंक लोगों को और बिजनेस को लेंड करती है, देती है, उसे हम लोग कहते हैं लोन टू कस्टमर, ठीक है। तो ये हमारा एसेट वाला पार्ट है। दोस्तों ध्यान से समझिए कि लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा, नेटवर्थ में क्या आएगा, एसेट में क्या आएगा। लायबिलिटीज में क्या बताया आपको, कस्टमर से डिपॉजिट, बोरोइंग फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशन, मतलब सोर्स कहां से पैसा आ रहा है, और नेटवर्थ मतलब जो कंट्रीब्यूशन इनके शेयर होल्डर का है, ऑनर का है, या जो प्रॉफिट रिटेन अर्निंग है। और लास्ट में दोस्तों एसेट। एसेट में आता है लोन टू कस्टमर। दूसरा एसेट है हमारा इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। हमने सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया, कि जो पैसा हमने स्टॉक में, बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, ये सभी सिक्योरिटीज कहलाते हैं। और लास्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी एक्चुअल पैसा जो कि जिसको हम लोग तुरंत मनी में, कैश में कन्वर्ट कर सके। और लास्ट होता है फिक्स एसेट, जैसे बिल्डिंग हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है, इक्विपमेंट हो गया, लैंड हो गए, ठीक है, जो भी इक्विपमेंट बैंक ने खरीदा हुआ है, तो ये सभी चीज आपके फिक्स एसेट में आते हैं। तो सिंपल भाषा में बात करें तो बैंक का जो बैलेंस शीट है ना, वो एक फाइनेंशियल स्नैपशॉट है जिसमें बताता है कि कहां से पैसा आ रहा है, कहां पे वो पैसा रख रहा है, और कैसे वो पैसे को यूज कर रहा है ताकि ग्रो कर सके और अपने कस्टमर को सर्व कर सके। तो ये इसे क्या कहा जाता है सिंपल वर्ड में, फाइनेंशियल स्नैपशॉट। किसे कहा जाता है दोस्तों, ये हमारा बैंक का जो बैलेंस शीट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्नैपशॉट बोलते हैं। तो अभी तक आपने लायबिलिटी समझ लिया, एसेट समझ लिया और नेटवर्थ समझ लिया, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं ये समझ लिया। अब हम लोग फर्दर बैंक के बैलेंस शीट को ब्रेक डाउन करते हैं। लेट्स ब्रेक डाउन दिस थिंग फर्दर। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप समझ सकते हैं सोर्स ऑफ फंड के माध्यम से और यूजेज ऑफ फंड के माध्यम से। तो सोर्स ऑफ फंड में सबसे पहला आता है हमारा कैपिटल। दोस्तों कैपिटल का मतलब क्या होता है कि जो पैसा ऑनर ने बैंक में लगा रखा है, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, या इनिशियल सेविंग है बैंक के फाउंडर्स का, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। इसके अंदर क्या आता है, पेड अप कैपिटल आता है और रिजर्व्स आता है, जो कि बैंक की अपनी इक्विटी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। रिजर्व्स के बारे में मैंने आपको बताया था ना कि रिजर्व का मतलब प्रॉफिट का वो पोर्शन जो कि बैंक अपने फ्यूचर पर्पस के लिए रख रही है, दैट्स कॉल्ड रिजर्व। तो ये पॉइंट है। तो ये ध्यान रखिएगा कैपिटल के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, दो चीज इंक्लूडेड है, पेड अप कैपिटल और रिजर्व्स, प्लीज रिमेंबर। तो ये हमारा सोर्स ऑफ कैपिटल है। दूसरा है हमारा डिपॉजिट्स। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं कि यदि आपको इस तरह के वीडियोस लेक्चर चाहिए, यदि आपको, देखिए मैं आपको 5 फैसिलिटी बता रहा हूं। पीडीएफ, जिसमें दोस्तों इस तरह का पीडीएफ आपको मिलेगा, एमसीक्यूज पीडीएफ एक एक लाइन से बना हुआ मिलेगा। हर एक यूनिट का दोस्तों 100 से ज्यादा एमसीक्यूज रहेगा और वो कंसेप्चुअल एमसीक्यूज रहेगा। उसके अलावा दोस्तों आपको मिलेगा क्विजेज और मॉक टेस्ट,
प्रैक्टिस के लिए। तीसरा आपको मिलेगा दोस्तों वीडियोस, इस तरह के वीडियोस मिलेंगे, थ्योरी एक्सप्लेनेशन भी रहेगा और एमसीक्यू एक्सप्लेनेशन भी रहेगा। उसके बाद दोस्तों वीडियोस के बाद आपको क्विक रिवीजन सेशन मिलेगा। आपने एक यूनिट को कंप्लीटली पढ़ लिया, उसको क्विकली रिवाइज करना है 15 मिनट में, तो वो मैं रिवीजन करवा दूंगा। तो दोस्तों यदि आप इन सभी चीज को चाहते हैं तो हमारे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में आप एनरोल हो सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स का डिटेल आपको मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड कर देता हूं। हमारा ऐप का लिंक है JIV NCIB मेड सिंपल, उसे आप इंस्टॉल कर लें और इस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में आप जाके एनरोल हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग जारी रखते हैं अपने डिस्कशन को। हम लोग बात कर रहे थे सोर्सेज ऑफ फंड की। तो कैपिटल के बारे में पहला सोर्स बताया। दूसरा सोर्स है हमारा डिपॉजिट्स। डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि जो पैसा आपने और दूसरे ने बैंक में डाल रखा है, जैसे पिगी बैंक होता है ना दोस्तों, तो वैसे ही जहां पे बैंक को अपना पैसा मिलता है ताकि वो लेंड कर सके लोगों को। तो when I say deposit, it means customer deposit, which is the primary source of fund for lending activities. और नेक्स्ट आता है बोरोइंग। अब देखिए बोरोइंग कभी कभी क्या होता है कि बैंक को ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, तो ये दूसरे बैंकों से बोरो कर लेती है, खरीद लेती है, या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से खरीद लेती है। तो समझिए कि आप अपने दोस्त को बोल रहे हैं कि मुझे टेम्पोररी बेसिस पे एक लोन दे दो, तो यही सिमिलर सिचुएशन है। ठीक है, तो कैपिटल हो गया, डिपॉजिट्स हो गया, बोरोइंग्स हो गए, ये सभी हमारे बैंक के फंड के सोर्स कहलाते हैं। और लास्ट आता है अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। तो इसके अंदर हमारे क्या क्या आते हैं? इसके अंदर हमारे शॉर्ट टर्म डेप्ट आते हैं, इट इंक्लूड शॉर्ट टर्म डेप्ट। ठीक है, और इसके अंदर रिजर्व्स होता है, इट इंक्लूड शॉर्ट टर्म डेप्ट्स एंड रिजर्व्स। ठीक है, फ्यूचर जो हमारे फ्यूचर लॉसेस हैं उसके लिए शॉर्ट टर्म डेप्ट और रिजर्व आता है अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन में। तो मतलब इसका ऐसे समझिए, आप कुछ पैसा जो है ऐसा रख दिए हैं, अनएक्सपेक्टेड बिल आ गया, मान लीजिए कुछ अनएक्सपेक्टेड बिल आ गया, ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या किया, कुछ पैसे को साइड करके रख दिया। सो दीज आर ऑल सोर्सेज ऑफ फंड। क्या क्या सोर्सेज ऑफ फंड है? कैपिटल, डिपॉजिट्स एंड बोरोइंग। नेक्स्ट है हमारा यूजेज ऑफ फंड। तो यूजेज ऑफ फंड में सबसे पहला यूज आता है एडवांस। एडवांस का मतलब क्या होता है? प्लीज अंडरस्टैंड, एडवांस का मतलब ये होता है कि जो पैसा बैंक जो है लोगों को दे रही है, बिजनेस को दे रही है, यानी कस्टमर को एक्सटेंड कर रही है। तो समझिए कि बैंक का मेन जॉब है कि आप दूसरे को हेल्प करेगी लोन प्रोवाइड करके। सो एडवांस का मतलब होता है लोन एंड क्रेडिट एक्सटेंडेड टू द कस्टमर, द मेन वे बैंक जनरेट इनकम। ये एडवांस के तरह से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूज ऑफ फंड का, वो है इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों बैंक क्या करती है, अपने पैसे को इन्वेस्ट करती है। कहाँ इन्वेस्ट करेगी? तो मान लीजिए कि स्टॉक खरीद ली, ठीक है, या मान लीजिए बॉन्ड खरीद लिया, राइट, ताकि ज्यादा पैसा को अर्न कर सके लॉन्ग टर्म में। तो ये होता है हमारा इन्वेस्टमेंट पार्ट। फिक्स एसेट के अंदर क्या होता है? तो आप जैसे अपने पैसे को यूज करते हैं ना घर बनाने के लिए, तो बैंक भी अपने पैसे फंड को यूज करती है ताकि बिल्डिंग ले सके, इक्विपमेंट ले सके और दूसरी चीज ले सके, ताकि अपने ऑपरेशन को रन करवा सके। तो ये फिक्स एसेट भी एक तरह का यूज ऑफ फंड हो गया। और बाकी का रहा अदर एसेट, तो जो भी हमारे मिसलेनियस चीजें होती हैं, जैसे प्री पेमेंट हो गया या इंटेंजिबल एसेट हो गया, ठीक है, तो ये सभी दूसरे आइटम्स हैं आपके पोजीशन के लिस्ट में। तो होपफुली आपको सोर्स ऑफ फंड और यूज ऑफ फंड क्लियरली समझ में आ गया होगा। मैं फिर से रिकॉल करवा देता हूँ, सोर्स ऑफ फंड में क्या क्या आता है देख लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल, डिपॉजिट, बोरोइंग, अदर लायबिलिटी, दीज आर इंक्लूडेड इन सोर्स ऑफ फंड। क्योंकि दोस्तों बार बार इससे सवाल आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द सोर्स ऑफ फंड? ऑप्शन दे देगा एडवांसेस, तुरंत टिक उसको गलत मार के आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एडवांसेस यूज ऑफ फंड होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाई आई एम टेलिंग यू? बिकॉज आई हैव सीन इट फॉर द लास्ट 3 years. दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, राइट। एंड यूज ऑफ फंड में एडवांस याद रख लीजिए, इन्वेस्टमेंट याद रख लीजिए, फिक्स एसेट, अदर एसेट याद रख लीजिए। इसके अलावा दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स और भी हैं, वो भी मैं बता देता हूं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आइटम्स है कैश इन हैंड एंड बैलेंस विद RBI। दोस्तों देखिए, ये वो पैसा होता है जो कि बैंक अपने पॉकेट में रखती है। देखिए मैं आपको एग्जांपल लेके समझा रहा हूं पॉकेट का, ऐसा कुछ पॉकेट होता नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये वो पैसा होता है जो कि बैंक अपने पॉकेट में रखती है या सेंट्रल बैंक के साथ रखती है, ठीक है। इसको कहते हैं कैश बैलेंस। सेंट्रल बैंक कौन है? RBI या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो समझिए कि आपने कुछ कैश रख लिया हैंड में, आपने हर एक दिन के नीड्स के लिए। तो बैंक का जो रेडिली अवेलेबल कैश होता है ना, ठीक है, जो कि सेंट्रल बैंक के साथ हेल्ड होता है, वो ये भी पॉइंट ध्यान रखना है। उसके अलावा दोस्तों रिजर्व्स के बारे में समझिए। दोस्तों रिजर्व्स का मतलब क्या होता है? रिजर्व्स का मतलब कुछ सेविंग्स होते हैं जो कि आपने साइड अलग से रख लिया है, ठीक है, रूल्स के हिसाब से, ताकि ये श्योर कर सके कि बैंक जो है स्ट्रांग रहे और स्टेबल रहे, राइट। तो समझ, जैसे हमारे पास एक इमरजेंसी फंड होता है उस प्रकार से। नेक्स्ट होता है हमारा बैलेंसेस।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बैलेंसेस विद बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। तो दोस्तों बैंक क्या करती है, कुछ पैसा जो है दूसरे बैंक के पास रखती है शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए, ठीक है। तो समझिए कि हमने क्या किया, कैश जो है एक दोस्त के पास रखा जो कि काम को वापस कर सकता है तुरंत यदि हमें जरूरत पड़े तो सिंपल भाषा में बात करें तो बैंक का बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल रिपोर्ट है जो कि बताता है कि कहां से पैसा आ रहा है, कहां वो पैसा यूज कर रहा है ताकि अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब जरा बात करते हैं कि बैंक लायबिलिटीज को समझते हैं थोड़ा डिटेल में। अभी तो मैंने आपको शॉर्ट में समझाया, तो कैपिटल और रिजर्व जो दो लायबिलिटीज है, मेजर लायबिलिटीज है बैंक की, उसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल की। दोस्तों कैपिटल वो पैसा होता है जो कि ऑनर बैंक में डालते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो एक तरह का सेफ्टी नेट है जो कि सभी लोगों को प्रोटेक्ट करता है, जो भी बैंक को ट्रस्ट करते हैं ना। इनकी देखिए कुशन मतलब हुआ सेफ्टी नेट, एक तरह का कुशन की तरह काम करता है जो उन लोगों के लिए जो लोग बैंक को विश्वास करते हैं, बैंक को ट्रस्ट करते हैं। आप भी हो सकते हैं उसमें से, राइट। तो यदि मान लीजिए बैंक टफ टाइम फेस कर रही है तो उस केस में ये जो कैपिटल है वो एक तरह का कुशन की तरह काम करेगा। और दोस्तों इमेजिन कीजिए कि ये बैंक के फाइनेंशियल हाउस का क्या है, फाउंडेशन है। और याद रखिएगा कि ये जो कैपिटल है ना, इसको हम लोग लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड, देखिए अब सोर्स ऑफ फंड के अंदर भी दो पार्ट होगा। अब होगा कुछ फंड होगा जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होगा, हो सकता है ना दोस्तों, और कुछ फंड होगा जो कि लॉन्ग टर्म होगा। तो ये भी जो बाइफर्केशन है वो भी आपको ध्यान रखना है। आपसे यदि पूछा जाए कि जो हमारा कैपिटल है वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, तो जवाब दीजिएगा कैपिटल जो है हमारा लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड है। प्लीज रिमेंबर इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कैपिटल के बारे में क्या याद रखना है आपको कि कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है ऑनर्स इन्वेस्टमेंट इन द बैंक। ये कुशन की तरह काम करता है लॉस के लिए, ठीक है। और इसे हम लोग लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड भी कंसीडर करते हैं। ये तीन चीज ध्यान रखना है। और दोस्तों एक और पॉइंट ध्यान रखना है कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना, हमारा जो कैपिटल का जो कितना मिनिमम कैपिटल चाहिए वो आरबीआई सेट करती है। किसके माध्यम से सेट करती है, CAR आप जानते होंगे, कैपिटल टू रिस्क वेट एडिक्वेसी रेशियो, या आप उसको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी बोल सकते हैं, CAR भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या होता है, CAR का फॉर्मूला ही होता है कैपिटल को आप डिनोमिनेटर में डालते हैं और जो आपका रिस्क वेट एसेट है उसको डिनोमिनेटर में डालते हैं। तो इसके थ्रू आप क्या निकाल सकते हैं कि मिनिमम कैपिटल कितना चाहिए, ठीक है, जो कि आरबीआई सेट करती है मिनिमम कैपिटल। वो उसके लिए आपको किसका यूज चाहिए, CAR की, यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की। चलिए, तो आपको कैपिटल के बारे में सारा पॉइंट समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग रिजर्व्स एंड सरप्लस के बारे में। अब देखिए इसमें क्या क्या पॉइंट है। तो दोस्तों रिजर्व्स एंड सरप्लस को आप ऐसे समझिए कि वो एक तरह का सेविंग है, सेविंग अकाउंट है, बैंक का अपना सेविंग अकाउंट है जो कि अलग अलग हिस्से से बना है, ठीक है। अब देखिए कुछ जो पार्ट है ना इस सेविंग अकाउंट का वो सेव इसलिए है क्योंकि लॉ में ऐसा कहा गया है। कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट है जिसको हमने एक्स्ट्रा अलग करके रखा है। और जैसे यहाँ देखिए मैंडेटरी रिजर्व्स एज पर रेगुलेशन को होते हैं स्टैट्यूटरी रिजर्व्स। नेक्स्ट होता है हमारा कैपिटल, आप देख सकते हैं दोस्तों कैपिटल रिजर्व्स होता है। उसके अलावा दोस्तों हमारा शेयर प्रीमियम होता है, ठीक है। तो इसको मैं समझाता हूँ। मैंडेटरी रिजर्व्स एज पर रेगुलेशन, कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या होता है कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट को आपने अलग करके रख लिया, एडिशनल रिजर्व बना लिया जो कि प्रॉफिट से बनाया आपने। शेयर प्रीमियम का मतलब क्या होता है कि आप शेयर को बेच रहे हैं, ठीक है, जितना उसका वैल्यू है उससे ज्यादा में बेच रहे हैं। देखिए समझिए, पार वैल्यू शेयर का कुछ है, मान लीजिए 100 रुपया है मान लीजिए, और आप जो है उसको 120 में बेच रहे हैं, तो 20 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिला ना, ठीक है, उसे कहते हैं शेयर प्रीमियम। तो पार वैल्यू से ऊपर के वैल्यू में यदि आप शेयर को बेच रहे हैं तो जो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा वो आपको शेयर प्रीमियम कहलाएगा, और दैट इज अ पार्ट ऑफ योर रिजर्व्स, प्लीज रिमेंबर इट, ठीक है। और तो ये सब पॉइंट है। तो दोस्तों मैं फिर से रिपीट करता हूँ, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व, शेयर प्रीमियम, दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रिजर्व्स, ओके। और फिर उसके बाद है रेवेन्यू एंड अदर रिजर्व्स। तो दोस्तों समझिए कि आपके पास अलग अलग पॉकेट्स हैं अलग अलग पर्पस के लिए आपके सेविंग्स में। तो यही होता है हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस, और ये हमारा सोर्स ऑफ फंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब कंबाइंड रोल की बात करें तो ये जो कैपिटल है, अभी हमने कैपिटल के बारे में बात किया और अभी हमने किसके बारे में बात किया, रिजर्व्स के बारे में बात किया। तो ये जो कैपिटल और रिजर्व्स है ना, ये दोनों मिलकर बैंक को स्ट्रांग बनाते हैं और सिक्योर बनाते हैं, ठीक है। आपके पास एक पिगी बैंक भी है और एक सेविंग अकाउंट भी है, ताकि ये श्योर कर सकें कि ये हमेशा जो है लिक्विडेटेड रहे। तो इससे क्या होता है कि जो भी बैंक को यूज करते हैं वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं और सिक्योर फील करते हैं। So this is the point. तो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। तो कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, अब यहाँ देख सकते हैं कि accumulated profit and reserve for specific purpose, ये दिस इज ऑल द पार्ट रेवेन्यू और अदर रिजर्व्स।
ठीक है। तो बैंक का कैपिटल एक तरह का ऑनर का ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है, एक तरह का सेफ्टी कुशन की तरह काम करेगा। रिजर्व जो है बैंक का सेविंग है, जो कि हमने केयरफुली अलग से रखा है, अलग रीजन से। तो दोस्तों दोनों मिलकर बैंक को स्ट्रांग बनाते हैं, सभी को प्रोटेक्ट करते हैं, जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, और चीज़ों को स्मूथली रन करवाते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं बैंक के फंडिंग सोर्सेस की। बैंक के फंडिंग सोर्सेज की बात करते हैं, यानी डिपॉजिट्स एंड बोरोइंग की बात करते हैं। सबसे पहला बात आता है डिपॉजिट्स। तो सबसे पहले डिपॉजिट क्या है? किसी बैंक के लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ फंड कहलाता है। तो जो भी पैसा बैंक यूज करती है वो कहाँ से आता है? आप लोगों के साथ आता है, जैसे कि आप अपने पैसे बैंक में यूज कर डालते हैं, तो वही प्राइमरी सोर्स है फंड का, डिपॉजिट्स। ठीक है। तो अभी तक हमने अभी हमने कैपिटल और रिजर्व्स की बात की थी फंडिंग सोर्स में। अब जरा डिपॉजिट एंड बोरोइंग की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो डिपॉजिट मतलब जो पैसा आप कस्टमर डालता है बैंक में, वो प्राइमरी सोर्स है बैंक के लिए। इसको ब्रॉडली हम लोग कैटेगराइज कर। सेविंग बैंक अकाउंट एक तरह का सेविंग अकाउंट है, जहाँ पे आप इसको आप कुछ लिमिट के साथ एक्सेस कर सकते हैं, और आप करंट अकाउंट से ज़्यादा इंटरेस्ट, मॉडरेट इंटरेस्ट यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। ठीक है। टर्म डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है दोस्तों? एक तरह का आप पैसा जैसे फिक्स्ड अकाउंट में डालते हैं सेट पीरियड के लिए, फिक्स पीरियड के लिए, वही होता है हमारा टर्म डिपॉजिट अकाउंट। और आपको यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, यू गेट हायर इंटरेस्ट रेट। ठीक है। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बोरोइंग्स की। तो बोरोइंग में सबसे पहले आता है दोस्तों, बोरोइंग में कभी कभी क्या होता है कि जब बैंक को ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, जितना लोगों ने डिपॉजिट किया है उससे ज़्यादा चाहिए होता है, तो वो एक्स्ट्रा बोरो करती है ताकि अपनी ज़रूरत को फुलफिल कर सके। तो इट सप्लीमेंट डिपॉजिट एज फंडिंग रिसोर्स। अब देखिए इसके बोरोइंग की कैटेगरीज में क्या क्या आते हैं। सबसे पहला आता है आरबीआई बोरोइंग एंड रिफाइनेंसिंग। यानी दोस्तों आप बैंक को क्या मिल रहा है? शॉर्ट टर्म लोन मिल रहा है सेंट्रल बैंक से। ठीक है। तो इसका नेचर क्या होता है? ये शॉर्ट टर्म लोन होता है। कौन देता है? ये आरबीआई देती है। सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई है। ठीक है। ताकि अपने कैश फ्लो को मैनेज कर सके, या स्पेसिफिक रीजन से भी देती है आरबीआई। दूसरा तरह का बोरोइंग होता है कमर्शियल बैंक बोरोइंग। तो कमर्शियल बैंक बोरोइंग में बैंक जो है बोरो कर सकता है, एक दूसरे से आपस में भी बैंक बोरो कर सकते हैं, इसको इंटर बैंक लेंडिंग बोलते हैं। शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए ये भी शॉर्ट टर्म लोन होता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक दोस्त है आपका जो कि आपके कुछ समय के लिए आपसे पैसा लिया, वही होता है। बैंकों के बीच में भी सिमिलर होता है, जिसको कमर्शियल बैंक बोरोइंग बोलते हैं। तो बोरोइंग का भी डिफरेंट टाइप से, आरबीआई से बोरो करना, कमर्शियल बैंक से बोरो करना। और तीसरा है बोरोइंग फ्रॉम इंस्टीट्यूशन। अब देखिए कुछ स्पेशलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे आईडीबीआई, एक्सिम बैंक और नाबार्ड, ठीक है, ये क्या करते हैं कि रेगुलर बैंक को पैसा देते हैं जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो। ठीक है। तो ये भी बोरोइंग का टाइप है हमारा। तो कहने का मतलब कि डिपॉजिट वो पैसा होता है जो कि आप या दूसरे आदमी बैंक में डालते हैं, और बैंक जो है एक्स्ट्रा मनी बोरो करती है जब उसको ज़रूरत पड़ता है। तो डिपॉजिट के अलग अलग टाइप होते हैं। ठीक है। और बोरोइंग के भी, बोरोइंग बेसिकली शॉर्ट टर्म लोन होता है जो कि सेंट्रल बैंक या दूसरे बैंक या स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन देती है जब भी बैंक को ज़्यादा कैश चाहिए किसी कारणवश। अब दोस्तों बात करते हैं कि बाकी जो लायबिलिटीज़ होते हैं बैंक के, उन्हें ज़रा देखते हैं। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने 3 लायबिलिटी देखे, कैपिटल देखा, रिजर्व देखा और डिपॉजिट्स देखा। लेकिन दोस्तों उसके अलावा बहुत सारे अदर लायबिलिटीज़ है जो कि बैंक के फाइनेंशियल पिक्चर में कंट्रीब्यूट करते हैं। पहला होता है बिल्स पेएबल। अब बाकी लायबिलिटी को ध्यान से समझिए। बिल्स पेएबल का मतलब क्या होता है कि समझिए कि बिल्स पेबल का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप चेक हो गया, ठीक है, ड्राफ्ट हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है। तो समझिए कि ये वो टैब है जो कि बैंक को तुरंत सेटल करना है। तो सपोज ये क्या होता है? IOUs होता है किसके लिए? शॉर्ट टर्म स्टफ के लिए। IOUs फॉर शॉर्ट टर्म स्टफ। ठीक है। जो कि बैंक ने उधार लिया हुआ है, जैसे चेक हो गया, ड्राफ्ट हो गया, ट्रांसफर हो गया, दिस इज कॉल्ड बिल पेएबल। नेक्स्ट होता है हमारा इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप मनी मैटर को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। सो सॉर्टिंग आउट मनी मैटर बिटवीन द बैंक डिफरेंट ब्रांच। अब देखिए एक बैंक का बहुत सारा ब्रांचेज हैं, तो बैंक के ब्रांचेज के बीच में आप क्या कर रहे हैं कि जो मनी मैटर है उसे सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि आप बुक बैलेंसिंग का काम कर रहे हैं। यू आर बैलेंसिंग द बुक। यू आर बैलेंसिंग द बुक, जहाँ पे एक ब्रांच ने उधार लिया है और दूसरे ब्रांच जो है उसे पेमेंट कर रही है, जिसे कहते हैं इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट, यानी दो ऑफिस के बीच का एडजस्टमेंट। इंटरेस्ट एक्रू क्या होता है? कभी कभी बैंक जो है ना इंटरेस्ट उधार लेती है जिसको अभी तक उसने पेमेंट नहीं किया है। तो समझिए कि आपने इंटरेस्ट अर्न किया है अपनी सेविंग पे, लेकिन अभी आपने रिसीव नहीं किया है, तो बैंक का उधार है आपका, तो इसे कहते हैं इंटरेस्ट एक्रूड। ये भी हमारा एक तरह का, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लायबिलिटीज।
ठीक है। और दूसरा है दोस्तों अदर लायबिलिटीज़, यानी कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, जैसे कुछ पैसा आपने टैक्स के लिए रखा या स्पेशल सेविंग के लिए रखा, एक फाइनेंशियल ड्रॉअर व डिफरेंट पॉकेट्स फॉर डिफरेंट पर्पस। तो ये सभी पॉइंट आपको देखना है, बिल्स पेबल, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट एक्रूड, अदर लायबिलिटी, ठीक है। दिस आर द पॉइंट विच यू हैव टू क्लियर। बिल्स पेबल के मैंने बताया आपको, शॉर्ट टर्म स्टफ जो कि बैंक उधार लेती है, जैसे चेक, ड्राफ्ट, ट्रांसफर, ये सभी बिल्स पेबल में आ जाएंगे। फिर इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट में मैंने आपको बताया कि आप समझिए कि जो हमारा बैंक के डिफरेंट ब्रांचेस के बीच का मैटर है उसे आप सॉर्ट आउट कर रहे हैं, वो होता है इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट। इंटरेस्ट एक्रूड का मतलब होता है कि बैंक इंटरेस्ट उधार लेती है जो कि जिसका अभी तक पेमेंट नहीं किया है। और अदर लायबिलिटीज में बहुत सारे मिक्सचर्स होते हैं। अब जरा बात करते हैं कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ये बैंकों के लिए एक की एसेट होता है, तो जरा इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों बताया जा रहा है कि ये चेक करना, यहाँ पे देखिए एक पॉइंट लिखा गया है, इट इज अ क्रूशियल एसेट कैटेगरी, राइट। और ये जो हमारा है, इसमें एक और पॉइंट को समझिए कि बैंक के शॉर्ट टर्म डेब्ट ऑब्लिगेशन को, अब देखिए ये जो हमने अभी तक कंपोनेंट देखा, अभी तक हम लोगों ने जो कंपोनेंट पढ़ा, ये जरूरी क्यों है, तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कितना पैसा बैंक को वापस पे करना है आने वाले फ्यूचर में। दूसरा ये श्योर कर सकते हैं कि पैसा जो है अलग अलग ब्रांचेज में डिस्ट्रीब्यूटेड है, बैलेंस है या नहीं है। जैसे ये श्योर करना कि प्रत्येक ब्रांच के पास क्या चाहिए इसको स्मूथली रन करने के लिए। नेक्स्ट ये फिगर आउट करना कितना इंटरेस्ट जो है बैंक फ्यूचर में ऑन करेगी, ठीक है। और लास्ट में है कि चेक करना कितना सेफ और कितना रूल अवॉइडिंग बैंक है अपने पैसे के साथ। तो ये सभी हमारे अदर लायबिलिटीज़ वाले पोर्शन आते हैं, जिससे हमको बेटर आइडिया मिलता है बैंक के फाइनेंशियल वर्ल्ड का, बियॉन्ड जस्ट द मनी दैट इट हैज़ एंड नोज, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई, जो कि हमारा नेक्स्ट स्लाइड में है, इसके बारे में डिस्कशन। तो दोस्तों कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई का मतलब क्या होता है, इसमें सबसे पहला आता है कैश इन हैंड। आप यहाँ देख सकते हैं पहला टर्म लिखा गया है कैश इन हैंड, जो फिजिकल कैश है जो कि बैंक के पास होता है। इसके अंदर मान लीजिए दूसरे कंट्री से जो पैसा आ रहा है वो हो सकता है, ओवरसीज ब्रांचेज में क्या क्या रखा गया वो हो सकता है, कैश बैलेंस जो है, ठीक है। तो ये भी हमारा कैश इन हैंड का पार्ट हो सकता है। फॉरेन करेंसी नोट्स हो सकता है, कैश बैलेंस इन ओवरसीज ब्रांचेज। इमेजिन कीजिए कि वो कैश है जो कि फ्रेंड अपने वॉलेट में रखते हैं अलग अलग पॉकेट्स में, तो ये होता है हमारा कैश इन हैंड। नेक्स्ट होता है हमारा बैलेंस विद आरबीआई। इसका क्या मतलब होता है, तो ये समझिए कि बैंक का सेविंग अकाउंट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ। इसके अंदर दोस्तों जो भी पैसा आप वहाँ रखा गया है, जो क्योंकि रूल ऐसा कहता है, एंड सम एक्स्ट्रा फॉर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, तो ये होता है हमारा दिस इज कॉल्ड बैलेंस विद आरबीआई। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो फंड है जिसको हम लोग आरबीआई गवर्नर में हेल्ड करते हैं, आरबीआई में हेल्ड करते हैं, उसका क्या क्या रोल है। तो इसके अंदर कौन कौन से फंड आते हैं, एक तो सीआरआर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये वो रिजर्व होता है जो कि आरबीआई के पास रहता है ताकि इंश्योर कर सकें लिक्विडिटी को। और दूसरा होता है सरप्लस कैश, यानी कुछ एक्सेस फंड होता है जो कि आरबीआई के पास रहता है बियॉन्ड सीआरआर, जिससे आपको बफर मिलता है इमरजेंसीज के लिए और अनएक्सपेक्टेड फंडिंग नीड्स के लिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सरप्लस कैश। तो दो तरह का फंड हेल्ड होता है आरबीआई के पास, एक होता है एसएलआर, एक होता है स्टैट्यूटरी कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट, और दूसरा होता है हमारा सरप्लस कैश। सो फ्रेंड्स, बाकी के जो चीज़ें हैं वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं हम लोग। और यदि आपको इस किसी प्रकार की स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, देन यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस पार्टिकुलर नंबर।